सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो आंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार ने। और आलो आंधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। चूँकि यह रचना बंगाली रचना है, इसीलिए बंगाली में ही पाठ का नामकरण यहाँ पर ज्यों का त्यों रखा गया है। पाठ को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ को। तो आलो आंधारी एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने वाली बेबी हालदार की दर्दनाक कथात्मकता है, अर्थात आत्मकथा है। और इस आत्मकथा के माध्यम से बेबी हालदार ने लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की है जो न तो पहाड़ों की है, न समुद्र तट की और न ही स्टडी रूम की, बल्कि यथार्थ की आंच से तपते उस रेगिस्तानी जीवन की है जिसमें नायिका और लेखिका, अर्थात यहाँ पर जो नायिका है वही लेखिका है। लेखिका ने अपने जीवन के बारे में लिखा है। तो लेखिका बेबी हालदार 13 वर्ष की आयु में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही अपने पति के 3 बच्चों की मां बन जाती है। पति की ज्यादतियों से तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ अंततः अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। लेखिका कहती है कि वह अपने किराए के घर में रह रही थी और प्रत्येक समय वह चिंतित रहती थी कि यदि उसे काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों को वह क्या खिलाएगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरे से भी काम जुटाने के लिए कहती। चूँकि लेखिका एक नौकरानी थी, वह दूसरों के घरों में काम करने जाती थी और काम ही उसका एकमात्र आश्रय था। काम मिलता है तो ठीक, यदि काम नहीं मिलता है तो ऐसे में बच्चों को पालन पोषण करना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए लेखिका को चिंता लगी रहती थी। मुझे यह चिंता थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। मतलब जहाँ वह रह रही थी वहाँ पर उसको किराया देना होता था और किराया नहीं देने पर मकान मालिक उसको निकाल सकता था। वह यह भी सोच रही थी कि क्या जहाँ रह रही है उससे कम किराए में कोई दूसरा घर मिलेगा। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी, अतः वह काम भी कर रही थी और एक अलग से घर भी देख रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं नहीं मिल रहा था। मतलब लेखिका को 10 दिन हो चुके थे और अब तक कोई काम नहीं मिला था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है। अब एक अकेली महिला कहीं पे भी निवास करे तो उसके प्रति लोगों का संदेह तो जाता ही है, इसलिए लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते भी हैं और लेखिका को भी ऐसा ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। उसे अकेली देख करके लोग पूछते थे कि तुम अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है। यहाँ स्वामी कहने पर पति से है, बंगाली में पति को स्वामी बोलते हैं। तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है, अर्थात तुम्हारे पति नहीं है तो तुम्हारे पति कहाँ हैं और जहाँ हैं तो वहाँ क्या करते हैं। तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती। अब लेखिका अपने पति से अलग हो चुकी हैं और उनके पति के बारे में बार बार पूछ करके उनको ताना देना वास्तव में लेखिका को खराब लगेगा ही, इसलिए वो उनके साथ खड़े होने की भी इच्छा नहीं करती। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। अब जब किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी तो वह क्या करेगी, इसलिए वह काम की तलाश में निकल पड़ती थी। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला।
फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कहती। चुक चुक आवाज़ निकालना मतलब यहाँ पर जो सहानुभूति व्यक्त करते हैं तो औरतें जो देहाती औरतें होती हैं, ग्रामीण औरतें होती हैं, इस प्रकार से ध्वनि करती हैं। तो चुक चुक की आवाज़ निकाल करती कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा, मतलब पता करने से अवश्य मिल जाएगा। और मैं उनकी बातें सुनकर अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती, मतलब उनकी बात सुनने के बावजूद भी वह अनसुनी कर देती थी और अपने बच्चों की जो बातें हैं उनसे कहने लगती। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। मतलब जहाँ पर वह रहती थी वहाँ की कोठी के पास में ही, कोठी कहने पर एक विशाल भवन या एक बड़ा ऊंचा भवन होता है, तो कोठी में सुनील नाम का एक 30-32 साल का एक युवक काम करता है, अर्थात मोटर चलाता है। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। अर्थात सुनील नामक उस युवक से लेखिका का परिचय बन गया था, इसलिए वह उससे अपने जो मन की व्यथा है उसको सुनाया करती थी और अपने काम के सिलसिले में भी कह रखी थी। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। अब लेखिका को जब उस सुनील नामक युवक ने पूछा कि क्या तुम उस कोठी को छोड़ चुकी हो क्या, वहाँ काम नहीं करती हो क्या, तो लेखिका ने भी बता दिया कि 1.5 सप्ताह हो गए हैं उस कोठी को छोड़े हुए, अब वह जो है काम की तलाश में है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिला कर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, चलो मेरे साथ, और ऐसा कह करके सुनील के साथ लेखिका भी चलने लगी। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। अब लेखिका जब उसकी बातें सुनी तो तत्काल उनके साथ में चलने के लिए तत्पर हो गई। वहाँ पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर, गेट मतलब जो फाटक लगा रहता है, दरवाज़ा लगा रहता है, तो दरवाजे के बाहर लगी बेल बजाई, मतलब घंटी बजाई। तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। अब लेखिका तो बंगाली हैं ही, इसीलिए उन्होंने स्वीकृति में जवाब दिया। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। मतलब इससे पूर्व जो औरत वहाँ पर काम कर रही थी वह 800 रुपये लेती थी, या फिर कहना चाहिए मालिक उसे 800 रुपये में रखे हुए थे। अब जो नई काम करने वाली है तो उसको उसके काम को देखने के बावजूद ही तय करेंगे, इसीलिए वो कह देते हैं कि तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। मैं बोली, ठीक है, अर्थात लेखिका स्वीकृति में जवाब देती है। यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। मतलब लेखिका ने अपनी जो परिस्थिति है वहाँ पर बयां की और खुद ही बोल दी कि वह कितने बजे आएगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई। अर्थात लेखिका वहाँ पर रुक रही थी कि अब शायद मालिक पैसों के बारे में कुछ बताएं, परंतु अब तक जो मकान मालिक था उसने पैसों के बाबत कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई
तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। मतलब वह वही औरत थी जो लेखिका के पूर्व उस घर में काम कर रही थी। वह एक विधवा औरत थी, अर्थात उसके पति को मरे हुए कुछ वर्ष बीते होंगे। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे और जो घर के मालिक थे वो पेड़ों में पानी देने का कार्य कर रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। अर्थात जिस औरत को निकाल दिया गया था तो वह औरत लेखिका को कोस रही थी, गाली दे रही थी, लेकिन लेखिका ने बताया कि वह उनके बारे में यह सब कुछ नहीं जानती है और जानती कि पहले से कोई उस कार्य में तैनात है तो वह काम के लिए आती ही नहीं। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं। वह जवाब देती है कि मुझे कोस करके तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। अर्थात लेखिका अपने राजी न होने की बात बताने के लिए कहती है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। वह औरत जो थी लेखिका से और कुछ भी नहीं कहा, न लेखिका ने जैसा बताया वैसा नहीं करने लगी और लेखिका को ही बकते बकते मतलब गालियाँ देते हुए चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा। अर्थात जो साहब आए वह भी लेखिका को समझा दिए कि उसको क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।